औरत और चुगली का बहुत पुराना रिश्ता है। औरतें चुगली ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसी तरह एक रोज बबीता अपने पति अजय से कहती है, घर ना बहुत खाली खाली लगता है। सौरव की शादी हो जाती तो मेरे घर में भी बहू आ जाती, फिर मैं भी अपनी बहू के साथ कभी इधर तो कभी उधर करती रहती। अरे तो कौन सा कुछ बिगड़ा है? सौरव अभी 25 का तो हो गया है, कर दो उसकी शादी। हाँ, सब मैं ही करूँ, तुम कुछ नहीं करोगे? ये नहीं कि खोज दो कोई लड़की ताकि मैं उसकी शादी करा सकूं। ऐसी बात है तो मैं कल से ही अपने बेटे के लिए लड़की देखना शुरू करता हूँ। बहू आएगी तब आएगी, तब तक मैं क्या करूं? मुझे तो भाई चुगली करनी है, मन ही नहीं लग रहा है मेरा। बुला लो अपनी परम मित्र को, जो रोज तुम्हारे साथ चुगली चुगली खेलती है। दोनों मिलकर पूरे मोहल्ले की कर लो चुगली। अरे हाँ, ये ठीक है। सुबह से आज उमा से बात ही नहीं हुई मेरी। अजय हंसकर वहां से चला जाता है। इसका कुछ नहीं हो सकता। इधर बबीता अपनी पड़ोसन को फोन करके कहती है, अरे कहाँ है तू? मेरा मन ही नहीं लग रहा है। आ जाना जल्दी, चाय पकौड़े के साथ थोड़ी चुगली हो जाए। तुमने पुकारा और हम चले आए, अभी आ रही हूँ मैं। उमा बबीता के घर आने के लिए निकल जाती है। बबीता के घर आकर दोनों धम भर के चुगली करती हैं, अपनी सहेलियों की और पड़ोसनों की। मजा ही आ गया आज। जल्दी ही हमारी टोली में कोई और भी शामिल हो जाएगा। अरे कौन कौन कौन? मुझे तो बता, कौन आ रहा है हमारी टोली में? मेरे सौरव की पत्नी, मेरी बहू। अरे वाह, तब तो मैं शादी में खूब खाऊंगी पीऊंगी और दम भर का काना फूसी करूंगी। किसने क्या कपड़े पहने, क्या किया, सबका लिस्ट रखना तू, ताकि बाद में हम सबकी चुगली कर सके। इधर बबीता की चुगली खत्म नहीं होती, उधर अजय सौरव के लिए रिश्ता ढूंढने लगता है। अजय सौरव से कहता है, बेटा मैंने तेरे लिए एक लड़की पसंद की है, तो बता कब फ्री है तू, ताकि हम बात आगे बढ़ा सके। पापा अब लड़की क्यों देख रहे हैं? मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं, तू प्रेम विवाह करेगा तो सबको चुगली करने का मौका मिल जाएगा। तू अपने पापा की पसंद से शादी कर। श्रीमती जी रुकिए भी, तुम्हें तो बस चुगली की पड़ी रहती है। करने दो जिसको चुगली करनी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कैसे? मुझे पड़ता है ना। सब क्या कहेंगे कि सबकी चुगली करती फिरती थी, अब देखो प्रेम विवाह करके लाया उसका बेटा लड़की को। प्रेम विवाह मैं नहीं होने दूंगी। अरे बाबा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि सौरव की लव मैरिज है। बस हम सब कुछ ऐसे करेंगे जैसे अरेंज मैरिज हो। हाँ पापा, और लड़की भी हमारी ही कास्ट की है। अरे तब तो सोने पे सुहागा हो गया बेटा, शक का नामो निशान नहीं रहेगा। किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगेगी। कल मैं खुद लड़की के घर उसके पापा से मिलने जाऊंगा। थैंक यू पापा। अगले दिन सौरव और अजय ट्विंकल के घर जाते हैं। ट्विंकल का पिता अजय का पुराना दोस्त निकलता है। अरे अजय तुम अब तो मैं निश्चिंत हो गया भाई। मेरी बेटी ने एक अच्छे लड़के के साथ साथ एक अच्छा परिवार भी ढूंढा है। चलो, जान पहचान में ही रिश्ता हो गया, और क्या चाहिए। मैं बेटी को बुलाता हूँ। ट्विंकल बेटा। ट्विंकल चाय नाश्ता लेकर आती है और अजय के पैर छूने लगती है। अरे बेटा, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरी बेटी हो, बहू नहीं। इतनी फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। बस एक कप चाय अपनी बिटिया के हाथ का पी लूं, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अरे ये पकोड़े खा। मुझे याद है पकोड़े देखते तेरे मुंह में पानी आने लगता है। तुझे अभी भी सब कुछ याद है। अजय और सौरव अच्छे से चाय नाश्ता करते हैं। भाई तू ही शादी की डेट निकलवा ले, जब कहेगा मैं तैयार हूँ। ठीक है, फिर अगले महीने ही शादी कर लेते हैं। ट्विंकल और सौरव बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों की शादी महीने भर बाद हो जाती है। शादी के बाद बबीता पहली बार ट्विंकल को देखती है। ट्विंकल को देखते ही बबीता के चेहरे पर रौनक आ जाती है। बहू अंदर आ जा, चांद जैसी बहू लाया है मेरा बेटा, वो भी अरेंज मैरिज में। वही तो, वरना लोगों की तो कानाफूसी चल रही थी कि हमारे बेटे ने लव मैरिज किया है। बहू तो बहुत सुंदर लाई हो बबीता। पता नहीं किसके जीव में आग लगी थी जिसने ये कहा कि सौरव ने प्रेम विवाह किया है। चल मैं चलती हूँ।
बहू के गृह प्रवेश के लिए तो रुक जा, बहू के आने से पहले ही जा रही हो। अरे नहीं नहीं, मुझे ना मेरे घर का काम भी करना बाकी है। पड़ोसन चली जाती है। ट्विंकल का गृह प्रवेश हो जाता है। ट्विंकल के आते ही सौरभ के कान में वो धीरे से कहती है, ये पड़ोसन क्यों चली गई यहाँ से? लगता है मम्मी जी ने इन्हें पूरा ताना मारा है। दोनों सास बहू एक जैसी है, थोड़ी देर रुक जाओ, ये सब बातें बाद में भी बोल सकती हो तुम। ट्विंकल मुंह घुमा लेती है। अब मैं भी घर चलती हूँ। सौरभ, तुम बहू को कमरे में ले जा, उसे भी तो आराम करना होगा। हाँ चाची। सौरभ और ट्विंकल अपने कमरे में चले जाते हैं और इधर बबीता को जाने से रोक लेती है। अरे तू कहाँ चल दी? आज रात यहीं रुक जा, शादी में तो मैं भी बिजी थी। अरे बताना मुझे, किसने क्या कहा? अरे बाबा बता दूंगी, अभी तू भी आराम कर और मुझे भी करने दे। ठीक है जा। उमा जाने लगती है, लेकिन जाते जाते वापस रुक जाती है। मेरे पेट में ना गुड़ गुड़ होने लगी, अब बता कर ही जाऊंगी, तू भी ना। उमा बबीता के घर ही रुक जाती है। रात में दोनों सहेली सोने के बजाय चुगली ही करती रहती हैं। इधर ट्विंकल सौरव से कहती है, सौरव लगता है उमा आंटी गई नहीं, यहीं रुक गई है। हाँ रुक गई होगी, मम्मी की क्लोज फ्रेंड है ना। क्लोज फ्रेंड है या चुगली फ्रेंड? सौरव हंसने लगता है। अरे वही चुगली फ्रेंड, तुम्हारी भी तो चुगली टोली चलती है ना मम्मी की तरह। चुप रहो। वैसे उमा आंटी की साड़ी मुझे खास अच्छी नहीं लगी। लो शुरू हो गई तुम भी। चलो अब सो जाओ और ये चुगला चुगली मम्मी के साथ करना कल। ट्विंकल सौरव को झुंझला के देखती है और सो जाती है। अगले दिन सुबह पहले ट्विंकल तैयार हो जाती है और बबीता से कहती है, मम्मी जी क्या करना है मुझे आप बता दीजिए। अरे बहू अभी तो कुछ नहीं करना, थोड़ी देर बाद तो नाश्ता बना लेना। जी मम्मी जी। ट्विंकल अपने कमरे में चली जाती है। जैसे ही अजय और सौरव उठकर चाय पीने हॉल में आते हैं, बबीता दोनों बाप बेटे से कहती है, प्रेम विवाह करके लाया है। कहा था मम्मी लड़की ऐसी है कि 4 आदमी देखते रह जाएंगे। क्या हुआ जी, सुबह सुबह क्यों शुरू हो गई? दोनों बाप बेटे बड़ा तन के कह रहे थे लड़की हीरा है। बहू को क्या ये भी नहीं पता? शादी के पहले दिन सास के पैर छूने चाहिए, बाकी सब तो छोड़ो। ठीक है मम्मी, मैं कह देता हूँ। नया नया है ना सब कुछ, हो सकता है उसके दिमाग में ना आई हो ये बात। ओहो, भाई साहब तो जोरों के गुलाम बन गए बीवी के आते ही। तुम्हारे पापा तो अब तक मेरी साइड नहीं लेते। अजय और सौरव बबीता की ओर देखने लगते हैं। क्या मम्मी, पापा तो तुमसे कितना डरते हैं। अरे बहू को बता दो क्या करना है, बिटिया घबरा गई होगी। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है उसे। अब क्या अपने मन की बात मैं तुम दोनों से कह भी नहीं सकती हूँ। सब ठीक कहते हैं, शादी के बाद ना बेटे बदल जाते हैं। इतने में ही ट्विंकल वहाँ आकर अजय और बबीता के पैर छूती है। बेटा अभी तुम्हें तुम्हारी सास याद ही कर रही थी। हाँ बहू, नाश्ता तैयार कर ले बेटा। क्या बनाऊं मम्मी जी? पूड़ी, आलू फ्राई और साथ में खीर। आटा सविता लगा देगी और आलू भी काट देगी। बबीता कामवाली को ट्विंकल का हाथ बटाने के लिए बोल देती है और ट्विंकल रसोई में चली जाती है। इधर अजय और सौरव बबीता से कहते हैं, अभी तो बहू की चुगली किए जा रही थी और तुरंत ही उसके लिए कामवाली को मदद के लिए भी बोल दिया। हाँ मम्मी, बात कुछ समझ में नहीं आई। तुम दोनों ना चुप रहो। तुम दोनों चाहते हो कि मैं बहू से लड़ लूं, चाहे जितने भी चुगली करूं मैं उसकी, रहेगी तो वो मेरी बहू ही। बबीता कमरे में चली जाती है। सौरव अजय से कहता है, मम्मी का कुछ समझ में ही नहीं आता पापा। ट्विंकल खाना बनाती है। सब खाकर तारीफ के पुल बांध देते हैं और ट्विंकल को अच्छा खासा नेक भी देते हैं। बबीता ट्विंकल को सोने की चेन देती है और अजय कहता है, क्या बात है बबीता जी, सोने की चेन? हाँ क्यों, मेरी बहू है, जो चाहे दूं मैं। आपने तो मुझे सोने की चेन कभी दी नहीं। अरे सोने की चेन कौन सी बड़ी बात है, मेरी शर्त पूरी करो, मैं सोने की क्या हीरे की चेन दूंगा। अच्छा, जो बोले हो तो करके दिखाना पड़ेगा, और जो नहीं दी तो? अरे तुम मुझसे स्टैम्प पेपर पर लिखवा लो, बस तुम्हें 1 हफ्ता चुगली किए बिना रहना है।
अरे चुगली वो क्या, वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं तो महीनों तक ना करूं, वैसे भी मैं चुगली करती कहाँ हूँ। सौरव और ट्विंकल मुंह दबाकर हंसते लगते हैं। ठीक है, तो रही पक्की बात, टाइम स्टार्ट नाउ। ठीक है जी, मैं भी दिखा दूंगी हाउ। बबीता दिन भर किसी से बात नहीं करती। पूरे दिन चुगली किए बिना रहना बबीता के लिए काफी मुश्किल भरा काम था। वो मन ही मन सोचती है, रहा तो मुझसे भी नहीं जा रहा है, क्या करूं? अगर किसी ने मुझे चुगली करते देख लिया तो क्या होगा? मेरी इज्जत क्या रहेगी? बहू के सामने चैलेंज एक्सेप्ट किया है, एक एक दिन निकालना भारी हो रहा है, पूरा हफ्ता कैसे बीतेगा? बबीता पूरा दिन कुछ खाती पीती नहीं और धीरे धीरे उससे कमजोरी आने लगती है। उधर घर में सब परेशान रहते हैं कि बबीता आज चुप कैसे है। खाना न खाने के कारण बबीता इतनी कमजोर हो गई थी कि बाथरूम में ही उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बाथरूम में बेहोश हो जाती है। बहुत देर तक जब बबीता बाथरूम से नहीं निकलती तब ट्विंकल अजय से कहती है, पापा जी बहुत देर हो गई, मम्मी जी बाथरूम से नहीं निकली। रुक बेटा, मैं देखता हूँ। अजय बहुत देर तक दरवाजा नॉक करता है। कोई आवाज न आने पर दोनों बाप बेटे दरवाजा तोड़ देते हैं और बबीता को बाहर निकालकर तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं। कुछ नहीं हुआ है आपकी बीबी को, खाना पीना सही से ना खाने के कारण ये सब हुआ है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। बबीता को होश आ जाता है और ट्विंकल उसे खाने के लिए देती है, लेकिन उसे खाना भाता नहीं और वो कहती है, बहू मुझे खाना नहीं भा रहा है, मुझे कुछ नहीं खाना, तुम खाना ले जाओ यहाँ से। अजय समझ जाता है कि चुगली ना करने से बबीता का खाना अंदर नहीं जा रहा। वो तुरंत उमा को फोन करके घर आने को कहता है और खुद बाजार जाकर डायमंड की चेन ले आता है। उमा को देखकर बबीता खुश हो जाती है और उससे बात करने ही जाती है पर रुक जाती है। अजय बबीता को झुमके देते हुए कहता है, मुझे मेरी शांत बीवी नहीं, चुगली वाली बीवी ही पसंद है। तुम जीती, मैं हारा। हो गया ना, कह रहे थे मुझसे कि चुगली किए बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। अजय वहाँ से चला जाता है और बबीता उमा के साथ शुरू हो जाती है। अरे पता है वो शर्मा जी की बेटी भाग गई। मुझे तो पहले से ही पता था कि वो भागने वाली है। मम्मी कौन शर्मा जी? अरे वही जो तेरी शादी में आए थे और तुझे कुछ दिया नहीं, ऊपर से बातें बना रहे थे मेरे सौरों ने लव मैरिज की है। हो गया ना? मम्मी जी उनकी बेटी ना मेरे क्लासमेट थी, उसका चक्कर तो रोज किसी दूसरे के साथ चलता ही रहता। अरे बहू कुछ खाने को लाना, बहुत जोरों की भूख लग रही है। ट्विंकल खाना लाती है और तीनों चुगली करने लगती है। दूर खड़े अजय और सौरव एक दूसरे से कहते हैं, अब तो मम्मी खुश, एक और उन्हें मिल गया उनके जैसा। बेटा ये चुगली करती रहा, यही ठीक है। दिन बीतने लगते हैं। एक दिन सौरव बबीता से कहता है, मम्मी आज शादी में जाना है शाम को। हाँ हाँ जाना है भाई, मुझे याद है। बहू को लेकर नहीं जाएंगे, बहू जाते ही शुरू कर देती है, फिर उसे तैयार होने में भी 1 घंटा लगता है। अरे तो क्या हो गया, वो भी चली जाएगी। थोड़ी देर पहले कह देना उसे तैयार होने के लिए। आप क्या चाहते हैं कि सबके सामने मेरा मजाक बने कि फलाने की बहू को कुछ नहीं आता? ठीक है भाई, जो सही लगे कर। शाम को जब सब जाने लगते हैं तब सौरव देखता है कि ट्विंकल भी साथ जाने के लिए आ रही है। मम्मी तुमने तो कहा कि बहू को नहीं ले जाना। अरे बोला तो क्या हुआ, ले नहीं जाऊंगी क्या उसे? अब तुम लोग क्या मेरे बोले पकड़ोगे? अरे मम्मी मैंने थोड़ी ना कुछ कहा था। एक से बोले दो, दोनों मिलकर चुगली करेंगी पार्टी में, वरना मन कैसे लगेगा दोनों सास बहू का। सब पार्टी में चले जाते हैं। ट्विंकल और बबीता शादी में खाती जाती है और सबकी चुगली करती रहती है। मम्मी जी आपकी वो बेस्ट फ्रेंड है ना उमा, उसे कोई नहीं बुलाता क्या? अरे कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है मेरी। अरे क्यों ही कोई उसे बुलाए, उसे ना पहनने का लो ना बोलने का। अरे मुझे तो कोई चाहिए बात करने को, तो मैं तो उसे बुला लेती हूँ इसीलिए। वही तो मम्मी जी, दुल्हा दुल्हन बिल्कुल भी सुंदर नहीं है ना। ऐसी कोई बहू होती है क्या? नैन नक्श तो सुंदर नहीं, ऊपर से रंग भी काला। पर हमें क्या मम्मी जी, हमें तो खाने से मतलब है। हाँ चल चल, चाउमीन खत्म हो जाए उससे पहले ले लेते हैं। बबीता और ट्विंकल चाउमीन के स्टोर पर जाती हैं, जहाँ एक लड़की शॉर्ट ड्रेस पहने खड़ी थी।
तभी ट्विंकल बबीता को इशारा करती है और धीरे से कहती है, मम्मी जी इसे देखिए ना। अरे पहले चाउमीन लेने दे। बबीता भीड़ में घुसकर चाउमीन की 2 प्लेट लेकर आती है। अब बोल बहू। मम्मी जी उस लड़की के कपड़े देखे, लग रहा था जैसे कि अभी फट जाएगा, इतना टाइट है। अरे उसकी नाक तो जैसे सुरंग हो। मेरी नजर नाक से हटी नहीं तो कपड़े पर जाती ना। तभी वहां अजय आकर कहता है, चुगली ही करती रहोगी या कुछ खाओगी भी? जल्दी जल्दी खा लो, खाना खत्म हो गया तो घर जाकर बनाना पड़ेगा। मम्मी जी पहले खा लेते। हाँ हाँ। सास बहू खाने पर पूरा फोकस करती है और खा पीकर चारों घर चले आते हैं। रात को सौरव ट्विंकल से कहता है, ट्विंकल, शादी के बाद हम कहीं घूमने नहीं गए। सोच रहा हूँ 10 दिन का प्लानिंग कर लेते हैं। हाँ तो मैं शॉपिंग कर लेती हूँ। मम्मी और पापा भी कहीं नहीं गए तो हम सब पूरी चलते हैं। बीच का नजारा बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर तुम ही चले जाओ। मम्मी जी के साथ मुझे कहीं नहीं जाना। वो जब देखो तब ये मत करो, वो मत करो, ये मत पहनो, वो मत पहनो करती रहेंगी। अरे आदमी घूमने जा रहा है, किसी के लिए रोने नहीं। मैं नहीं जाने वाली उनके साथ। हनीमून तक मुझे ले नहीं गए और अब कहीं जा रहे हैं तो परिवार को साथ ले जाना है। अरे ऐसा नहीं है, मुझे लगा हम सब साथ घूम लेंगे। तुम कहती हो तो फिर मम्मी पापा को नहीं बोलूंगा। हाँ तुम ही लोग घूम लेना। इधर ट्विंकल अपने साथ साथ बबीता की भी शॉपिंग कर लेती है और साथ में उसकी टिकट भी कटवा लेती है। 5 दिन बाद ट्रेन के लिए निकलने के वक्त सौरव देखता है कि अजय और बबीता भी साथ चल रहे हैं। अरे ये कैसे हो गया? मैंने तो मम्मी से चलने को नहीं कहा। ये कैसे हो गया? अरे तुमने नहीं कहा, मैंने कहा है। अब मम्मी जी साथ नहीं जाएगी तो मेरा खाना कैसे पचेगा? मैं चुगली किससे करूंगी भाई? सौरव अपने माथे पर हाथ रख लेता है। कुछ मिले या ना मिले, चुगली करना जरूरी है। चारों गोवा पहुंचते हैं। बहू, मैं तो हॉट पैंट पहनूंगी बीच पर। मम्मी जी मैंने हम दोनों के लिए एक जैसे हॉट पैंट लिए हैं। दोनों सास बहू तैयार होकर सौरव और अजय को होटल में छोड़कर बीच पर चली जाती है। इधर बहुत देर तक होटल में दोनों को ना देखने पर अजय सौरव से कहता है, अरे कहाँ गई होगी, दोनों मिल ही नहीं रही। पापा आप टेंशन क्यों ले रहे हो? जब दोनों साथ हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता उनका। घूम रही होगी सामने बीच पर। अजय और सौरव बीच पर जाकर देखते हैं तो दोनों सास बहू वहां बैठकर चिप्स खाते हुए कपल्स की तरह चुगली करते हुए एंजॉय कर रही थी। क्या हुआ पापा? मैंने कहा था ना दोनों एंजॉय कर रही होंगी। अब मैं समझ गया, इन दोनों को हम दोनों की नहीं चुगली की जरूरत है। कोई रहे या ना रहे, दोनों सास बहू को बस अकेला छोड़ दो, काफी है। दोनों एक दूसरे के दिन भर चुगली भी करती है मुझसे और साथ भी रहना है। अब तो लगता है हम दोनों भी कुछ दिनों में चुगली करने लगेंगे और हमारे घर का नाम रख देंगे चुगली निवास। अजय और सौरव हंसते हुए पानी में कूद जाते हैं तो वहां के लड़के घूरने लगते हैं। ले बेटा, ये दोनों तो बदली नहीं, हम ही बदल गए। एक शहर में राम प्रकाश अपनी बेटी रजनी के साथ रहा करता था। उसकी पत्नी का देहांत हुए कई साल गुजर चुके थे, तो वो बस अपनी बेटी के साथ ही रहता था। वो लोग बहुत गरीब थे क्योंकि राम प्रकाश एक प्राइवेट टीचर था और उसकी सैलरी बहुत कम थी। रजनी बेटा, आज खाना क्या बनाया है? पापा आज बस दाल रोटी ही है, सब्जी खत्म हो गई थी। अरे कोई बात नहीं बेटा, दाल रोटी भी बहुत है हमारे लिए। पापा आप इतनी चिंता क्यों करते हो? मैं भी कोई काम ढूंढ लूंगी। नहीं बेटा, तुम्हें तो पढ़ाई करनी है। तुम अपने सपनों को पूरा करो, मेरी चिंता मत करो। पर पापा हमारे पास पैसे नहीं है, आप अकेले कितना काम करेंगे? बेटा जब तक मेरे पास तुम्हारा साथ है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। पापा आप हमेशा मुझे इतनी हिम्मत देते हो। बेटा तुम्हारी माँ होती तो वो भी यही चाहती कि तुम आगे बढ़ो। पापा मैं वादा करती हूँ कि मैं मेहनत करूंगी और आपको गर्व महसूस कराऊंगी। मुझे पूरा विश्वास है बेटा, बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। और मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में जज ने रजनी की दर्दनाक स्थिति को देखकर एक अनोखा फैसला सुनाया। वीर,
तुम्हारी गलती ने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। तुम्हें रजनी से शादी करनी होगी और उसकी जिंदगी भर की जिम्मेदारी उठानी होगी। जज साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये नामुमकिन है। ये कोर्ट का आदेश है और तुम्हें इसे मानना होगा। रजनी अब अपाहिज हो चुकी है और उसे कोई दूसरा नहीं अपनाएगा। तुम्हारी गलती की सजा यही है। वीर को कोर्ट का आदेश मानना पड़ा। वो रजनी से शादी करने के लिए मजबूर हो गया। मंदिर में रजनी और वीर की शादी हुई। रजनी व्हील चेयर पर बैठी हुई थी और वीर ने बेमन से शादी की रस्में निभाई। पंडित जी ने मंत्र पढ़े और शादी हो गई। अब तुम दोनों पति पत्नी हो, एक दूसरे का साथ निभाना। जी पंडित जी। ठीक है पंडित जी। अगली सुबह रजनी ने पूरी मेहनत से नाश्ता तैयार किया और सबको बुलाया। मम्मी जी, दीदी, नाश्ता तैयार है, आप सब आकर खा लीजिए। सुषमा और दीपिका किचन में आई और जैसे ही उन्होंने नाश्ता देखा उनका गुस्सा फूट पड़ा। ये क्या बना दिया तूने? हमें ये नहीं खाना। तू होती कौन है हमारे लिए नाश्ता बनाने वाली? हाँ, तेरी औकात नहीं है हमारे घर की चीजों को छूने की। गरीब घर की अपाहिज कहीं की हमारे घर में आकर हमारी जिंदगी बर्बाद कर रही है। तू हमारी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगी, समझी? ये ले पैसे और जाकर अपने लिए अलग से सामान लिया और अपना काम अलग से कर। तेरा हमसे कोई वास्ता नहीं है। पर मैं आपकी बहू हूं और बहू तो बेटी जैसी होती है। बेटी होगी तो अपने मायके की, हमारी कुछ नहीं है। चल अपना ये मनहूस चेहरा हटा ले यहां से। रजनी बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप पैसे लिए और अपने कमरे की ओर चल पड़ी। उसका दिल टूट चुका था लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हे भगवान, मुझे ये अपमान कब तक सहना पड़ेगा? मैं वापस अपने मायके नहीं जा सकती। अगर गई तो पापा बहुत दुखी हो जाएंगे। एक दिन रजनी हॉल में जाकर सोफे पर बैठ गई लेकिन तभी सास और जेठानी भी वहां आ गई। तो इस सोफे पर क्यों बैठी है? तेरी जगह जमीन पर है। अगर सोफे पर बैठना है तो अपना सोफा लेकर आ। दहेज में तो फूटी कोड़ी नहीं लाई और चली है सोफे पर बैठने। हाँ। रजनी का दिल फिर से दुख गया। उसने चुपचाप उठकर जमीन पर बैठने का फैसला किया। उसे बार बार उसकी गरीबी और अपाहिज होने का ताना दिया जाता था। हे भगवान, ऐसा कब तक चलेगा? मैं क्या करूं? वीर जाने कहाँ रहते हैं, रात भर घर नहीं आते। आते हैं तो बस सो जाते हैं। रजनी हर रोज इन तानों और अपमानों को सहन करती रही क्योंकि उसके पास कोई और चारा भी तो नहीं था। एक दिन अचानक घर की घंटी बजी तो उसने दरवाजा खोला। सामने खड़े थे वीर के रिश्तेदार। रजनी को देखकर वे थोड़े चौंक गए क्योंकि उन्होंने पहले कभी उसे देखा नहीं था। अरे आओ आओ, स्वागत है आपका, आओ। ये कौन है? ये है हमारी नई नौकरानी रजनी। नौकरानी? हाँ जी, ये बहुत मेहनती है, कामकाज बहुत अच्छे से करती है। लेकिन ये तो थोड़ी अपंग लग रही है। हाँ जी, थोड़ी दिक्कत है इसे, पर काम तो बखूबी करती है। जी हाँ, मैं मेहनत से काम करती हूँ। चुप रह। तुझे कितनी बार बताया है कि जब मेहमान बोल रहे हो तो बीच में मत बुला कर। अरे कोई बात नहीं, उसे डांटो मत, बेचारी पहले ही परेशान होगी अपनी हालत से। अरे इस पर तरस ना करो, बहुत मक्का आ रही है। रजनी को रोना आ गया। उसको ये सब बातें सुनने की आदत हो चुकी थी लेकिन किसी बाहर वाले के सामने नहीं। मेहमानों के सामने होती ऐसी बातों को सुनकर उससे रहा नहीं गया और वो वहां से चली गई। हेलो, हाँ पापा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ ना। किससे बात कर रही है? पापा से बात कर रही थी। किससे पूछकर तूने फोन किया अपने बाप को? इस फोन का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? ये आप क्या बोल रहे हैं? पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल मैंने देखा था तू बैठकर टीवी देख रही थी। ये जो तू बिजली इस्तेमाल कर रही है, इसका बिल कौन देगा?
कोर्ट का आदेश तुझे घर में रखने का है, ये सारी चीजें इस्तेमाल करने देने का नहीं, समझी? पर तेरी शादी हुई है उससे, तेरा पति है वो, कुछ कह रहा है तो चुपचाप सुन नहीं सकती है क्या? जाहिल कहीं की। ये गरीब ना ऐसे ही होते हैं माँ, कोई संस्कार नहीं, कोई क्लास नहीं। ये सब सुनकर अब रजनी से रुका नहीं गया और वो भागती हुई अपने कमरे में चली गई। एक दिन घर में किसी बात पर चर्चा चल रही थी तो वो उसने सुन ली। उससे रहा नहीं गया और उसने अपनी राय भी दे दी। उन्होंने हमारी शादी में शगुन के 500 रुपए दिए थे तो हमें भी 500 ही देने चाहिए। हाँ सही बात है, जितना उन्होंने किया उतना ही हम भी कर देंगे। अरे वो लोग तो गरीब है, उन्होंने 500 किया था तो जरूरी थोड़ी ना है कि हम भी 500 करें। हम लोग उनसे ज्यादा देंगे, हम अमीर हैं, हमारी अमीरी दिखानी भी तो चाहिए। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है, क्यों फालतू खर्च करना है। पर मुझे लगता है ये सही कह रहे हैं। कोई हमारे साथ जितना करे हमें उसके साथ उससे बढ़कर ही करना चाहिए। इससे हमारी उनकी नज़र में अच्छी छवि बनती है। लो भाई, अब भिखारी बताएंगे कि किसको कितना देना है। तुम्हारी औकात 100 की नहीं, और तुम क्या यहाँ बैठकर 500 की बात सुन रही हो हैं? सुषमा, तुम्हारा इस लड़की पर जरा भी जोर नहीं चलता, जरा भी तुम्हारा डर नहीं है इसे। हम यहाँ बात कर रहे हैं और इसकी इतनी हिम्मत के बीच में बोल रही है। चली जाए यहाँ से, वरना खाल उधेड़ दूंगी। चल भाग यहाँ से। रजनी भागती हुई अपने कमरे में चली गई और बुरी तरह से रोने लगी। लेकिन तभी सुषमा की आवाज फिर से आई। अरे आ करमजली, बाहर आकर देख, तेरा बाप आया है। पापा, आप कैसे हो? आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता बेटा। माना कि बिल्कुल फकीर रखे हो, लेकिन बेटे के घर आ रहे थे तो कम से कम कोई फल ही ले आते। ला रहा था, लेकिन रास्ते में कुछ भूखे बच्चे मिल गए तो वो उन्हें दे दिए। ये पहली बार सुना कि भिखारी भी भीख देते हैं। दीदी, आपको मुझे जो कहना है कह लीजिए, लेकिन मेरे पापा को कुछ ना कहे। मिर्च लग गई। मिर्च नहीं, पर यह गलत है। मेरे पापा के बारे में कुछ मत बोलिए। क्यों, तेरे बाप के क्या सुरखाब के पर लगे हुए हैं? बेटी, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तेरा ससुराल ऐसा है? तो चल मेरे साथ। जबरदस्ती अपनी अपाहिज बेटी को मेरे गले डाल दिया। तो क्या सोच रहे थे, अंबानी जैसा परिवार मिलेगा, खोपड़ी में बिठाएगा? तो मेरी बेटी को अपाहिज बनाया किसने? आपने, दामाद जी, आपने। अरे ओ बूढ़े, मैं कोई तेरा दामाद वामाद नहीं हूं। अपने मुंह से मेरा नाम लिया तो जुबान खींच लूंगा। चलो रजनी, यहां से। नहीं पापा, अब यही मेरा घर है और मैं यहीं रहूंगी। जैसा भी है मेरा ससुराल है, आप जाइए। राम प्रकाश ने रजनी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। आखिरकार थक हार कर राम प्रकाश वापस लौट गया। लेकिन इधर रजनी ने अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए अपने ससुराल वालों को सबक सिखाने की ठान ली थी। बहुत हो गया, मैं अपना अपमान तो कितना भी सह सकती हूँ, लेकिन आज इन लोगों ने हद कर दी। अब इन लोगों को अपने किए का भुगतान करना ही पड़ेगा। इसी तरह एक दिन रजनी मौका पाकर उन सब के खाने में बहुत सारी मिर्च डाल देती है। अभी तक कमर में दर्द हो रहा है। ए बहू, खाना दे मुझे। ये लीजिए माँ जी। ये क्या बवाल है? बहू, क्या तूने मिर्च का पूरा डिब्बा डाल दिया आज खाने में? अरे बाप रे, मेरी जीभ जल गई। पानी पानी पानी, अरे पानी कहाँ है? अब तो कौन से जन्म का बदला ले रही है हमसे? हमको इतनी मिर्ची वाला खाना खिला दिया और खुद नहीं खाया, पानी भी छुपा दिया। पानी कहाँ है? तड़पते हुए कितना बढ़िया लगते हो ना तुम लोग। अच्छा, तो ये सब तेरा किया धरा है?
मैं तेरा मर्डर कर दूंगा। पानी दे मुझे। कहीं भी पानी नहीं है, सारे जग बाल्टी बोतल सब खाली है। जितनी आग आप लोग उगलते रहते हो हमेशा, उससे तो कम ही है ना ये। एंजॉय। वो सब लोग पड़ोस में जाकर पानी पीते हैं और बहुत सारी शक्कर खाते हैं, तब उन्हें सुकून मिलता है। बहुत हो गया वीर, आप इस लड़की को घर से निकाल दे। नहीं निकाल सकता माँ, यही तो मजबूरी है। ये कोर्ट का आदेश है, और अगर हमने उसे बाहर निकाला तो हमारी आधी जायदाद चली जाएगी। अरे पर कोई तो तरीका होगा। हाँ, एक आइडिया है। हम लोग कुछ गुंडे हायर कर लेते हैं और उन्हें अपने घर में डकैती के नाम पर बुलाते हैं। वो आकर इसका काम तमाम कर देंगे। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। परफेक्ट प्लान देवर जी। वो लोग 3 गुंडों को रजनी की सुपारी देते हैं और उनसे रात में डकैत बनकर आने को कहते हैं। अब जब वो सब रात में सो रहे थे तो अचानक कुछ आवाज होती है। लगता है वो तीनों आ गए। हाँ, अब फाइनली हमें उस करमजली से छुटकारा मिल जाएगा। वो सब बहुत खुश थे, लेकिन तभी अचानक वो डकैत सुषमा और सुनील के कमरे में घुस जाते हैं और उन्हें बांध देते हैं। अरे तुम लोग हमें क्यों बांध रहे हो? रजनी का कमरा उधर वाला है, भूल गए क्या तुम? अरे उससे मारना है। अरे चुप साले, वरना गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। और तुम तो 3 लोग थे, पर 5 क्यों आए हो? ये यहाँ क्या हो रहा है? एक बात पहले ही समझ लो, मैंने 3 का पेमेंट किया था, मैं 3 का ही करूंगा, 5 का नहीं करूंगा। तभी एक डकैत ने चाकू उल्टा करके वीर के सिर पर मारा और उसे भी बांध दिया। ये सब तुम क्या कर रहे हो? मैंने माना कि असली डकैती जैसा दिखाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे इतनी तेज मारोगे। वो लोग अभी तक समझ नहीं पाए थे कि ये डकैत असली थे। दीपिका आई तो उसे भी इन लोगों ने पकड़ लिया और सामान लूटने लगे, पर तभी वहां रजनी आ गई और उसने अपनी बैसाखी से 2 लोगों के सिर पे मारा और उनके सरदार से बंदूक छीन ली। अगर हिलने की कोशिश की तो अगली गोली सिर में लगेगी। तुम्हें मालूम है, तुम्हारे परिवार ने तुम्हें मारने के लिए नकली डकैतों को बुलाया है। ये मेरा परिवार है और तू कौन है मेरे परिवार के बीच में बोलने वाला? 1 मिनट रुक, अभी मैं तुझे तेरी सही जगह भेजती हूँ। रजनी ने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया और उसके बाद अपने पूरे परिवार को आज़ाद किया। कुछ ही देर में पुलिस ने आकर उन 5 को पकड़ लिया। सुषमा सहित पूरा परिवार बहुत शर्मिंदा था। तुम चाहती तो तुम आज हमें मरने दे सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया, क्यों? आप लोगों ने मुझे कभी अपना नहीं माना, लेकिन मैंने तो शुरू से आप लोगों को अपना ही समझा था। मैं बस आप लोगों से अपने पिता की बेइज्जती का बदला ले रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको मर जाने दूं। हमें माफ कर दो रजनी, हमने आज तक तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। सच में रजनी, हमने बहुत गलत किया, हमें माफ कर दो। मुझे भी प्लीज़, आप बस मुझे अपने परिवार का हिस्सा बना लीजिए, मुझे माफ़ी नहीं चाहिए। उन सब ने रजनी को एक साथ गले लगा लिया। वो दिन था जब रजनी उनके परिवार का अटूट हिस्सा बन गई।